के शो में। सिंध का तफरीही मुकाम गोरख हिल स्टेशन, फंड्स में मुबैना बेकायदगियां बेनकाब। महकमा ज़राअत सिंध में गैर कानूनी तकर्रुरियां, हक़ाइक़ बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। गोरख हिल ये ऐसी एक जगह है इस पर तफरी मुकाम सूबा सिंध में, जहाँ जाकर आप यकीनी तौर पर, अगर गर्म मौसम है सूबा सिंध का, तो वो यकीनी तौर पर टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस और एक आप जिसे कह सकते हैं बहुत ही अच्छा खूबसूरत मुकाम आप देख सकते हैं। आप जा सकते हैं वहाँ जाकर तफरी मुकाम के तौर पर, जिसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं और आज से नहीं सालों से कि वहाँ काम हो रहा है। वहां पे या तो इस वक्त कंस्ट्रक्शन रोड्स की जारी है, हट्स के हवाले से, होटल्स के हवाले से, एक टूरिज्म रिजॉर्ट के हवाले से, और बल्कि कॉम्पिटिटिवली अगर आप कहा जाए तो इसको कहा जाता है जी कि जो मरी है ये सूबा सिंध का मरी है उससे बेहतर मुकाम है इस वक्त अगर कहा जाए। और यहाँ लोग जाकर इस वक्त अपनी छुट्टियां स्पेंड कर सकते हैं, वेकेशन स्पेंड कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं जो एक अच्छे वेकेशन स्पॉट पर होती हैं, वो तमाम एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर मिल सकती हैं यहाँ पर। लेकिन गोरख हिल जो इस वक्त इसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इस हवाले से कुछ अहम नुकात और अहम सवालात आज के प्रोग्राम में हम उठाएंगे। और ये सवालात विद डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पहले रखते चलें, जिसके अंदर आपको इनके एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान्स हमने हासिल किए हैं, इनकी जो बजट रिलीजेस इनको हुए हैं, जिसके अंदर इनको जो बजट मुख्तस हुआ है 3 अरब से ज्यादा का, 3.5 अरब से ज्यादा का, 3 अरब 61 करोड़ का, फिर इनको जो टोटल बजट इन्होंने यूटिलाइज किया है वो, और उसमें जो रकम जिसकी कोई अकाउंट फॉर नहीं है कि आखिरकार 2 अरब रुपए से ज्यादा अमाउंट, उसकी जस्टिफिकेशन कहाँ है, उसका एक्सपेंडिचर कहाँ हुआ है। ये जो फुटेजेस आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं, इन फुटेजेस में जो बजायर हम देखते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट में लिखा है कि हमने 2 अरब खर्च किए हैं, तो उस 2 अरब रुपए से सड़कों की तामीर क्या वो नजर आ रही है वहां पे, ये बड़ा अहम सवाल है। जो होटल्स, जो हट्स बनाए हैं, उनका मयार, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, वहां पर तमाम चीजों की एंटरटेनमेंट और तमाम जो सहूलियात फराम की जा रही हैं उनकी क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन वर्क कितना कंप्लीट हुआ है। इन एक्चुअल 2014 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि हट्स के हवाले से, कैंटीन के हवाले से 80% काम हो चुका है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप वहां जाएं तो आपको वहां की सड़कें, वहां की फैसिलिटीज, वो क्या 80%, 90% या 100% कहीं आसपास नजर भी आती हैं, या सालों से ये फंड्स जो है इसमें जा रहे हैं और कुछ हिसाब किताब नहीं है। हमने मौकिफ जो लिया है उनका भी, जो इस वक्त अथॉरिटी को हेड करते हैं, और वो भी आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। मेरे साथ पहले इम्तियाज साडियो साहब जो ब्यूरो चीफ है कराची के, हम उनसे जानेंगे कि ये मामला आखिरकार है क्या, ये माजरा आखिर है क्या। साडियो साहब आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। पहले तो ये बताएंगे मामला गोरख हिल का, सड़कें वगैरह जो हैं इस वक्त जाते हैं तो ये वाकई में जिस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हुए हैं अरबों रुपए के, 3.5 अरब से ज्यादा के, ये सड़कों पे नजर आ रहे हैं, इतना पैसा खर्च हुआ या नहीं नजर आ रहा, क्या हुआ है? सैफान बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि गोरख हिल जो अथॉरिटी है उनको ये अख्तियार दिया गया था कि वो इसके तरक्की और इनके इस सियाहती मकाम को फ़रोग देने के लिए, वहाँ सहूलियात पैदा करने के लिए ये काम करें। और इनको सिंध असम्बली से एक मंजूर हुआ। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी ख्वाब था, सैयद अब्दुल्ला शाह का भी था, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ आ चुके हैं। एक ऐसा मकाम जहाँ तफरी अगर कहें, ग्रैंड कैनियन जैसे एरिज़ोना में है अमेरिका में, इस तरह का ये मकाम है जहाँ एक तरफ सिंध है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान है और एक ठंडी पहाड़ी है। उस एरिया को डेवलप करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए, जिसमें जंगलात उगाना, दरख्त लगाना, सड़कें बनाना, होटल्स देना, रेस्टोरेंट देना, हट्स कायम करना, ये सब दिए गए थे। और इस अथॉरिटी में हमें तो 2 अरब रुपए की करप्शन इसमें नजर आई है, लेकिन साबिक वजीर आला 4 अरब रुपए से भी जायद की करप्शन का दावा कर चुके हैं। अब मामला ये है कि वहां आप अगर जाएंगे जोही से वाही पांदी के बाद अगर ये पूरा काछो का इलाका एरिड जोन और पहाड़ी सिलसिला है, आपको 2008 में मैं गया था तो सड़क थी, अब वो सड़क नहीं है, पत्थर पड़े हुए हैं सिर्फ। और अगर आपको कोई बड़ी गाड़ी नजर आती है, फौरन एक खटारा मशीनों से मजदूर भागते भागते आएंगे, वो तोड़ना शुरू करेंगे। अच्छा। वो काम नहीं हो रहा है इस वक्त तक। जो इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर है गुलजार खुश, ये अंदर के लोग, इनके अपने अथॉरिटी के लोग बता रहे, ये सारा जो है इस मास्टरमाइंड है,
इन्होंने मुख्तलिफ जाली मुबैना तौर पर प्रोजेक्ट लॉन्च किए, उनमें बहुत सारी करप्शन हुई है। और जो सेपरा का वेबसाइट है, सेपरा कवानीन है, उसके मुताबिक सिर्फ 52 करोड़ 31 लाख रुपए के जो ठेके या जो प्रोक्योरमेंट हुई है वो सिर्फ वहां हुई है। अच्छा। 3 अरब 61 करोड़ 55 लाख रुपए इन्होंने 2016 से 2018 तक अखराजात किए हैं और खर्च किए हैं, इनको मिले हैं। आपको पास जो डॉक्यूमेंट है, 3 अरब 61 करोड़ के अखराजात किए इन्होंने इनके मुताबिक के 3 अरब 61 करोड़ रुपए, ये जो डॉक्यूमेंट है इनके मुताबिक, सेपरा के मुताबिक सिर्फ 52 करोड़ है, सिर्फ 52 करोड़ के डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं। और जो इसमें करप्शन और बेकायदगियां नजर आई हैं वो है 2 अरब 1 करोड़ रुपए से भी जायद के, सिर्फ 3 साल। मेरे सामने जो एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान है चंडी साहब, मुझे बताते जाएं, क्योंकि ये जो इस पर है इसमें कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ सैनिटेशन, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑफ रोड, उसके हवाले से सेपरा रूल्स के तहत प्रोक्योरमेंट मेथड लिखा हुआ है और क्वार्टरली वाइज लिखा हुआ है कि कौन से क्वार्टर के अंदर ये प्रोक्योरमेंट जो होगी, इसी टाइमिंग लिखी हुई है। ये 2017-18, 2016-17 की और 2015 यानी 3 साल की मौजूद है। ये प्रोक्योरमेंट नहीं हुई है, यानी ये हुई है, फेक हुई है, क्या हुआ है? गोरख की तरक्की के लिए आलमी मयार के हिसाब से काम कराना था। जैसे सियाहती मकामात को एक इंटरनेशनल लेवल पर आप उसको बनाना चाहते हैं, तो ये आप एक 3rd क्लास खटारा कंपनियों को, खटारा कॉन्ट्रैक्टर्स को 4000 रुपए के डिफरेंस से भी आप लोएस्ट बिड करार देकर आप दे देते हैं। कई दफा कोरेंडम इश्यू होते हैं, ठेके कैंसिल किए जाते हैं। ये सारे की सारी करप्शन इन्होंने बैठकर एक कराची में दफ्तर बनाया हुआ है और दूसरा पहाड़ियों में है। वो जो खर्चा हुआ है वो कहीं नजर नहीं आता। अगर आप इनसे पूछेंगे कि ये जो सड़क आपने बनाई थी 2014 में, खुश्क साहब दावा कर रहे हैं कि 80% काम हो चुका है, सड़क तेजी से बन रही है, तो कहेंगे ये 2010 में जो सैलाब आया था उसमें डूब गई। वो सैलाब काछो में नहीं आया था, वो जोही के इलाके में आया था। वाही पांदी थोड़ा सा मुतासर हो सकता है, समझ में आती है, लेकिन एक ऐसा एरिया जहां कोई नामो निशान ही नहीं है, उस एरिया में ये नुकसान बताए जाते हैं। जो डेवलपमेंट की बात है, ड्रेनेज स्कीम आपको नहीं मिलेगी गोरख पर अच्छे तरीके से, पाइप पड़े हुए हैं, गंद कचरा फैला हुआ है। आपको पार्क लाट जो बनाए इन्होंने, थोड़ी सी उसमें भी बहुत गैर मयारी काम करके बहुत सारे ईंटें लगा के और वो छोड़ दिया है। पार्क वहां नहीं मिलेंगे। जू जो एक व्यू पॉइंट है गोरख हिल स्टेशन का, बेनजीर व्यू पॉइंट, उस व्यू पॉइंट की थोड़ी सी जगह पर ये जानवरों के लिए वहां जू बना रहे हैं, जिसका कोई वहां सेंस नहीं बनता, सिर्फ इसलिए कि पैसे खर्चों और वो वहां करप्शन हो सके, क्योंकि वो नीचे एरिया बहुत है जहां लोग रहना चाहें, कोई देखना चाहे। एक चीज तो वहां कोई है ही नहीं, सहूलत नहीं है। एक रेस्टोरेंट है, वो एक बंदा खुद चला रहा है और मैं उसकी उसको तारीफ करूंगा कि उसने बहुत सारा यहाँ के लोगों को मोटिवेट किया है। कराची के स्टूडेंट्स को, लाड़काना, हैदराबाद, वो टूर उनको अकोमोडेट भी करते हैं, जुमन जमाली। लेकिन उस अकेले के बस की बात नहीं है कि अगर वो एक इमेज अच्छा दे रहे हैं मीडिया में या सोशल मीडिया पे, तो वहां जाने के बाद लोगों को सहूलियात नहीं है। वहां जो हट्स बनाए गए थे, वो मैं एक आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग इशू डिस्कस करना अगर टाइम हो। जेबा बख्तियार को डिप्टी कमिश्नर ने, ये कुछ साल पहले का वाकया है कि एक एक्ट्रेस अपने टीम के साथ गई थी, उसके सामान को फेंका गया, उसके दरवाजे तोड़े गए, उनके जो वहां मेहमान गए थे उनकी तजलील हुई थी, उस पर आला सतह की एक कमेटी बनी। साबिक प्रेसिडेंट ने नोटिस लिया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। क्यों? कि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के डिप्टी कमिश्नर, वहां के एसएसपी, वहां के जितने भी अफसरान हैं इस गोरख हिल स्टेशन के को मिसयूज करते हैं। वहां गैर इखलाकी हरकतों की वजह से वो एक कहते हैं ना पावर मिसयूज करना, तो ये वो बड़ा वाकया। अच्छा, ये मतलब ये तकरीबन ये, क्योंकि अगर ये आप डॉक्यूमेंट्स भी अगर हम आपको भी इस पर दिखा भी रहे हैं जिस तरह स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि इसमें वो तमाम प्रोक्योरमेंट डिटेल्स है जो उन्होंने प्लान की है, प्रोक्योरमेंट डिटेल्स। अब इसमें मसला ये है जिस पर जो फंड्स इस तरह रिलीज हो रहे हैं वो 3.5 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तस होते हैं, 2.5 अरब से ज्यादा खर्च होते हैं, उसमें से हिसाब किताब जो पता है वो हमें कोई नहीं मिलता। इनमें अगर आप एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान 2017-18 में जाएं और अगर लेटेस्ट देखें तो इस लेटेस्ट में आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ किचन एंड ब्लॉक नियर रेस्टोरेंट बनेगा, जिसका जिक्र अभी हो रहा था। उसके हवाले से कहा गया जी 30 जून 2019 तक इसका कंप्लीशन टाइम है और उसकी टेंडर फी बाकायदा टेंडर के हवाले से जो नोटिस किए गए, इन्वाइट किए गए टेंडर्स। इसी तरह पार्किंग लॉट का जिक्र है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम का जिक्र है, फॉर्मेशन ऑफ जीरो एंड एनिमल फेंसिंग वार्ड का जिक्र है।
ये फजूल अखराजात हैं, ये सारे एक्सटर्नल किचन का अगर अमाउंट देखें तो तकरीबन 1,92,00,000 रुपए, 1,92,00,000 किचन का। जी। इसके अलावा जो पाइपलाइन लियाकत अली जतोई जो वजीर आला थे उन्होंने वहां तक पहुंचाई थी, गैस अपना बिजली वहां उन्होंने पहुंचाई थी, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कभी कोई फनी खराबी बताएंगे, कभी के लिए ये जो मामला है इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर ये उनके दस्तखत है, इसके साथ उसकी एक टीम है जो बड़े अरसे से ये काम कर रही है। इन्होंने कोई काम वहां ढंग से, एक तो ढंग से किया नहीं है और एक तो हुआ नहीं है, और जो हुआ है वो ढंग से नहीं। उनका मौकिफ क्या है चांडी साहब? आपने बात भी मेरी बात हुई है चेयरमैन गोरख हिल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के रफीक जमाली साहब से। उन्होंने बिल्कुल इस बात पर एग्री किया कि कुछ जगहों पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने करप्शन के मामले पर जो मैंने उनसे पूछा कि ये 2 अरब रुपए से जायद की करप्शन हुई है, क्योंकि एक खबर ये भी थी कि इन्होंने चेयर लिफ्ट का कोई प्रोजेक्ट था, उन्होंने कागजात में बता दिया कि ये लग चुकी है, लेकिन वो है नहीं, वो अरबों रुपए का एक वो अलग स्कीम है। नेब भी तफ्तीश कर रही है, लेकिन उसको भी ब्रेक लग गया। तो उनके मुताबिक कोई करप्शन नहीं हुई है। रफीक जमाली साहब से मैंने ये बात की कि हम आपका मौक़िफ़ चलाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि आप चेयरमैन हैं, आप बताएं कि क्या है। तो उन्होंने कहा मैंने मीडिया को वहां जाके हालात दिखाए थे कि देखें मुझे अब ये हालत में गोरख मिल रहा है और अब उसके बाद मैं जिम्मेदार हूं। उसके बाद अब एहतजाज हो रहे हैं वहां लोग, गोरख हिल स्टेशन के हवाले से जो करप्शन है वहां, जो भाई बांधी के लोग एहतजाज करते हैं, नौजवानों की सोशल मीडिया पे मुहिम चल रही है। सही। दूसरा मामला यह कि चेयरमैन साहब बिल्कुल इस बात से मानने को तैयार नहीं है। जब मैंने कहा कि सर हो सकता है कि आपको मिस गाइड किया गया हो और करप्शन करने वाले ये जो अफसरान हैं आपके, खासतौर पर ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सेक्शन ऑफिसर, ये जो कमेटी आप बनाइए, ये तो मुझे आज एक ने बताया कि ये जो पीडी है वो डिप्लोमा है, मतलब ये उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, उसको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना के रख। लेकिन रफीक जमाली साहब का ये मौक़िफ़ है कि करप्शन नहीं हुई और वो दिफा कर रहे हैं इन तमाम लोगों। ठीक है, ये उनका मौक़िफ़ है। एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है। आप सुन रहे हैं गोरख हिल के हवाले से सनसनीखेज मामलात और ये हक़ाइक़ जो कि डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे सामने मौजूद हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मौजूद हैं। हम ये जानेंगे कि नैब क्या कर रहा है, नैब क्या कर सकता है, और इसके साथ क़वानीन जो इस पर जिनकी खिलाफ वर्जी हो रही है प्रोक्योरमेंट के हवाले से, उसकी खिलाफ वर्जी की सजा या फिर उस खिलाफ वर्जी का अगर तहकीकात हो तो मामला किस तरह और किस सिमत में आगे बढ़ना चाहिए, हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद बेनकाब में। और फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले से भी आगे आएगी प्रोग्राम में, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन मामलात हक़ाइक़ के साथ हम कर रहे हैं बेनकाब गोरख हिल स्टेशन के हवाले से। बज़ाहिर एक तफरीही मुकाम, लेकिन वहां पर अरबों रुपए फंड्स, 3.5 अरब रुपए से ज्यादा के फंड्स, उनका इस्तेमाल किस तरह हुआ, प्रैक्टिकली डेवलपमेंट कितनी नजर आती है, और प्रोक्योरमेंट के जो तमाम मामलात हुए उनमें क्या कवानीन को, सेपरा कवानीन को बिलखुसूस मलूज़े खातिर रखा गया या नहीं रखा गया, ये सारे अहम सवालात हम उठा रहे हैं। और आपको ये बताते चलें क्योंकि ये मामला नैब में जो हमारी इस पर नैब ज़राए से बात हुई है और इस पर दौरान प्रोग्राम भी, क्योंकि नैब ने कोशिशें की हैं जिस पर, और ये मामला अब कंप्लेन से एक इंक्वायरी लेवल के ऊपर आ चुका है, जो अगला स्टेज होता है नैब में। तो ये एक इंक्वायरी स्टेज में मामला जा चुका है नैब के पास, और ये जिस तरह हम बता रहे हैं कि जिस फंड का अकाउंट फॉर नहीं है, कि उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो तकरीबन 2 अरब रुपए से ज्यादा का फंड है, जिसके बारे में कोई लिखत पढ़त, कोई हिसाब नहीं है कि आखिरकार वो पैसा किधर से किधर खर्च हुआ, किस तरह खर्च हुआ, प्रोक्योरमेंट क्या हुई, किस तरह हुई। ये डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। मेरे साथ साबिक डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम्स नैब सिंध जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब कराची में मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज में। जनाब लियाकत एडवोकेट साहब ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है कराची स्टूडियोज में, और इम्तियाज चांडियो साहब ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, आपने ये मामला सुना है, इस वक्त नैब इंक्वायरी स्टेज पे लेके आ चुका है, इस मामले को एक्सपेडाइट करने की जरूरत है ये सालों से, और आप कभी गए इधर, आपने सुना है वहां पे जिस तरह से रोड है, हम दिखा भी रहे, कहाँ गया ये पैसा जो अरबों रुपए खर्च हुआ है? देखें, ये मैंने जूही तक एरिया देखा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ एंटी डोकार्ट्स ऑपरेशन काफ़ी किए हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये इस एरिया में, काचो के एरिया में, और फिर उसके बाद कीर्था रेंज में जाके ये ऊपर हिल स्टेशन है गोरख, जिसकी बहुत अरसे से कहते हैं कि इसको बहुत अच्छा एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने बताया कि पैसा की करप्शन की गई है, इतना अमाउंट 3 करोड़ अरब के करीब खर्च हुआ है,
क्या सेपरेट रूल्स के तहत इसको किया गया है? 5 करोड़ से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट नैब में ANP में लाए जाते हैं, वो उसको वेट करते हैं, असेस करते हैं, फिर उसको बताते हैं कि ठीक है, नहीं वो भी नहीं किया गया। फिर अगर इतना पैसा खर्च हुआ है तो क्या ऑन ग्राउंड कैसे ये वो खर्च हुआ है कि नहीं हुआ? रोड्स कैसी बननी है, रिजॉर्ट ऊपर अकोमोडेशन कैसी बननी है, जू बनाया गया है, सड़कें बनाई गई हैं, एंड आपके ये बता रहे कि वहाँ कुछ भी नहीं है। सेकंड बात ये है कि ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर को किसने पोस्ट किया जो डिप्लोमा होल्डर है? इसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी वो बताई नहीं गई है। फिर क्या ट्रांसपेरेंसी है इसके कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने के अंदर, कि कितने कॉन्टेंडर्स इनवाइट किए गए, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी थी, उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या था, क्या आपने को शॉर्ट लिस्टिंग की गई, शॉर्ट लिस्ट के बाद आपने को नेगोशिएशन की रेट के ऊपर, जो एक अच्छा तरीका होता है, और उसके बाद किसको किस बिना पर और किस बेस पर अवार्ड किया गया, ये देखने की ज़रूरत है। और मैं बहुत खुश हूँ कि DG नैब सिंध बहुत ही अच्छी आई हैं, प्रोफेशनल ऑफिसर हैं। आई विश कि वो ये प्रोग्राम देख रहे हों या नैब के कोई एहलकार और देख रहे हो अफसर हों, तो ये भी अच्छी बात है कि कंप्लेंट वेरिफिकेशन ये इंक्वायरी में कन्वर्ट हो गई है। आई एम श्योर कि अब इसको एक्सपेडाइट किया जाएगा और ये इसको ना सिर्फ कि जो भी रिस्पॉन्सिबल उनको सज़ा दी जाएगी, बल्कि इस प्रोजेक्ट को चलाया भी जाए, ये भी ख़ास तौर पे इंश्योर करना चाहिए। ये बहुत बड़ा टूरिस्ट रिजॉर्ट है और इसमें इतने ये बलूचिस्तान के एरिया भी लगते हैं, तो बलूचिस्तान के लोग भी आएंगे, वहाँ से सारी कम्युनिकेशन, उनके टावर्स सब लग चुके हैं, और जिस साइड पे पैसा खर्च किया गया वहाँ कुछ भी नहीं, ना सड़क है, और प्रोग्रेस दी जाती है कि 80% सड़क भी बन गई है, बाकी काम भी हो गए हैं, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। 2014 में बताया, इट इज वेरी सिंपल 2+2 केस। लेकिन हर सब मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ बात ये है कि मेरे पास एक पिटिशन भी है इस पर, मामला ये आला अदालतों तक भी गया है, ये इस पर पिटिशन है जो दायर हो चुकी है, इसके ऊपर भी अहकामात हैं आगे, लेकिन वो जेर समात एक सब्जेक्टिव मामला है, तो आई विल नॉट गो इनटू इट। लेकिन ये जो नैब है इस वक्त, ये मुख्तलिफ नैब है, ये मैं जानता हूँ अभी के सालों पहले जो नैब थी, अब एक मुख्तलिफ नैब है, एक मुख्तलिफ चेयरमैन है, एक डायनामिक चेयरमैन है, और गवर्नमेंट भी इस पर बड़ी अच्छी है जिस पर जो कहती है अकाउंटेबिलिटी हो। तो नाउ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये मामला आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सालों से जो पिटिशंस हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो पड़ी हुई है सर्द खानों में, ये एक सर्द मुकाम की पिटिशन सर्द खाने में सालों से पड़ी हुई है। लेकिन अब तो हमें एक्सपेक्टेशन हाई अपनी करनी चाहिए जी, और खास जैसे आप कह रहे हैं चेयरमैन भी डायनामिक है, और DG नैब जो सिंध के हैं वो भी डायनामिक है, तो आई एम वेरी कन्विंस कि इस वक्त ये बड़े अच्छे तरीके से इंक्वायरी भी होगी, ऑफिसर भी वो कॉम्पिटेंट लगाएंगे जो इस इंक्वायरी को कंप्लीट करेंगे शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर, क्योंकि ये सिंध में एक बेस्ट टूरिज्म रिजॉर्ट बनेगी। कोई ऐसी अच्छी जगह नहीं है, लोगों को तफरीह की कोई जगह नहीं है, कहीं वो जाके अपनी फैमिली के साथ नाइट स्टे नहीं कर सकती हैं, वहाँ सिक्योरिटी कैसे की गई है वहाँ पर, क्योंकि ऐसी जगह पर है ये काफ़ी एंटी डिकॉर्ड्स के एरिया भी पहले हमने देखा हुआ है पूरा मैंने। तो यहाँ पर फिर भी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जो लोग अपनी फैमिली जाते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट की पब्लिक मनी है, ये देखना है कि ये पैसे यूटिलाइज कैसे हुआ है, कौन जिम्मेदार है, इसका चेयरमैन कौन था, चेयरमैन किसने लगाया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर किसने लगाया, इतने अरसे से उसकी क्या प्रोग्रेस है, ये सारी चीज़ें जब अभी होंगी, मुझे यकीन है कि 2 हफ्ते में अगर ये जिससे इंक्वायरी में कन्वर्ट हो गया तो ये बहुत जल्दी ये सबको पाकिस्तान की सिंध के अवाम को खासतौर पर पता चलेगा कि किस तरीके से ये करप्शन की गई है और इसका अजाला कैसे किया जाएगा। इसमें एक चीज़ ऐड करूं कि साबिक एक वजीर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब हम बोर्ड के मेंबर होते थे और हमें बुलाते थे आखिरी दिनों में, हालांकि इसका एक तरीक़ेकार ये है कि इसकी बोर्ड की मीटिंग्स होनी चाहिए लगातार, लेकिन उन्होंने सिर्फ फंड्स पर जो इलीगल ये काम करते थे उन पर वो साइन करवाने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए हमें बुलाते थे, तो हमारे हाथ कांपते थे, हम साइन नहीं करते थे। इस वक्त तक हमने रिटन में शिकायत की चीफ मिनिस्टर को कि देखें ये बहुत बड़ी करप्शन यहाँ हो रही है, इसका नोटिस लें, लेकिन नहीं लिया गया। दूसरा, एक बाहर मुल्क की एक कंपनी और एम्बेसडर गए थे, उन्होंने 50 करोड़ रुपए की स्काईवॉक जो शीशे की एक बनती है जिसपे लोग डरते हैं चलते हुए, और चाइना में और मुख्तलिफ पहाड़ियों पर मुश्किल हालत में ये चीज़ें करते हैं तफरी मकामात पर, वो जब उन्होंने अनाउंस किया तो इन लोगों ने, जो ये माफिया बैठी हुई थी और ख़ासतौर पर जहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर या दीगर, इन्होंने उनको जानबूझकर ऐसा तंग किया कि वो भाग गए। तो वो जो फ्री में चीज़ आनी थी वो भी नहीं करने दी गई। और इसके अलावा वहाँ जो हट्स बने हुए हैं वहाँ जनरेटर नहीं है, जो यहाँ से कराची से या दीगर शहरों से लोग जाते हैं फैमिलीज के साथ, जब लाइट चली जाए तो पूरी रात वो, हालांकि सर्दी तो है लेकिन एक रोशनी चाहिए होती है, एक वो पैसे खर्च कर रहे हैं वहाँ हट्स के और कमरे खरीद बुक करवाते,
तो उनके लिए कोई सहूलत नहीं है। और प्लानिंग ऐसे चल रही है कि जैसे जंगल है और जिसकी चाहे मर्जी है, कोई टाउन प्लानिंग नहीं है, कोई इसका नक्शा नहीं बनाया गया कि कहाँ कौन सी चीज बननी है। तो ये सारा मामला है। लेकिन अच्छा, ये जो बिडिंग के हवाले से है, मैं लागा साहब से पूछूंगा, लेकिन हारिस साहब पहले आपसे, क्योंकि ये सर ये जैसे मिसाल के तौर पे एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर 6 कंपनीज का नाम लिखा हुआ है इस वक्त, और ये एक गुल कंस्ट्रक्शन कंपनी, नेशनल पार्क कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिन्होंने टेंडर फीस जमा कराई है और जो काम इन्होंने किया, वर्क नंबर वो साथ में लिखा हुआ है, अब्दुल कादिर एंड कंपनी, स्पॉट एंड एसोसिएट्स। ये क्या, ये बिडिंग प्रोसीजर जिसके ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं कि 52 करोड़ रुपए के सिर्फ सेपरा से हुए हैं, बाकी 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड नहीं है, ये जेन्युइन होती है बिडिंग? ये क्या प्रोसेस जेन्युइन होता है हारिस नवाज साहब? ये क्या होता है, ये किस तरह होता है? में सारा मिली भगत से होता है। अच्छा। वजह यह है कि अदरवाइज तो टेंडर प्रॉपर अगर अच्छे किए जाएं तो उसमें भी आप ये चेक करते हैं कि टेंडर अगर 10 लोगों ने भरे हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आप सबसे पहले ये देखते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट इस तरह का टूर रिजॉर्ट बनाया हुआ है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनके इंजीनियर्स कैसे हैं, उनका इक्विपमेंट कैसा है, क्या वो काम ये कर सकेंगे। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि उन 10 में से आप कहते हैं ये 4 हमने शॉर्ट लिस्ट कर दिए हैं, उनमें बेस्ट जो ले लेते हैं उनकी फिर आप डिटेल चेक करते हैं और फिर जाके उनमें से जो बेस्ट रेट होते हैं या निगोशिएट करते हैं और आप उसको अवार्ड करते हैं। अवार्ड के बाद फिर ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो बात हम कर रहे हैं, इट्स नॉट कि खाली साइन करने हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इनमें से परचेज कमेटी का एक चेयरमैन बनता है जो कि इसको देखता है, ओवरसी करता है, फिर मेजर डिसीजन जो है वो बोर्ड में किए जाते हैं और उसके बाद ये प्रोजेक्ट चलता है। तो इसलिए बोर्ड मेंबर्स भी इस पे इक्वल रिस्पॉन्सिबल हैं अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बहुत ऐसे तरीके से नहीं दी हैं। तो ये सब ओवरऑल अब मेरे ख्याल में, आप क्योंकि नैब में केस चल रहा है, वो अच्छे तरीके से उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद उसका कोई ना कोई अच्छा आउटकम हो जाएगा। एडवोकेट साहब, कितना आसान या कितना मुश्किल होगा इस मामले को, जिस तरह के इस तरह के मामलात को, प्रोक्योरमेंट के, व्हाइट कॉलर क्राइम है, कवानीन है, सेपरा लॉ रूल्स हैं, हर चीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन पकड़ना, इस मामले को साबित करना, नैब के लिए तहकीकात में आगे बढ़ाना कितना मुश्किल होता है, इसको इन चीजों को आगे लेके चलना? नैब के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो जब से ये इसका टेंडर हुआ है और जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये टेंडर दिया गया है वो वहाँ से शुरू करेंगे और मेरे ख्याल में ये तमाम चीज़ें, इसका भी पता चल जाएगा कि ये टेंडर जो हुए थे और जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, इसकी भी वो मालूमात ले लेंगे, उनको बुला के स्टेटमेंट ले लेंगे, इसके ऊपर क्या वर्कआउट हुआ, कितने अखराजात आए, कितनी इसका तखमीना हुआ, किस किसने साइन किए। वो नैब के लिए कोई इशू नहीं, नैब जो है ना ऐसा ऐसा चलता रहता है। देखें, सबसे पहले तो इसके अंदर कंप्लेंट्स की कि नैब बिल्कुल सोया हुआ था, नैब की जिम्मेदारी थी इसके ऊपर जो है फौरी तौर पर कार्रवाई करता। उसके बाद अभी आप बता रहे थे कि एक पिटीशन भी पेंडिंग है। पिटीशन में उस वक्त जाते हैं जब इदारे जो है ना आपकी बात नहीं सुन रहे हों, उसके बाद फिर आप पिटीशन में जाते हैं, कोर्ट का सहारा लेते हैं कि देखें जी यहाँ ये जो है ना वो करप्शन हुई है, यहाँ पे ये काम जो है ना जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ और इसके अंदर जो पब्लिक का पैसा था उसको ज़ाय किया गया और यहाँ पे जो ठेकेदार आया उसने सही काम नहीं किया। उसके बाद उस कंप्लेंट्स के बाद फिर हम पिटीशन में जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन के अंदर फिर उन लोगों को फरीक बनाया जाता है। इसके अंदर नैब को भी फरीक बनाया जाता है, वो ठेकेदार को बनाया जाता है। ये तमाम चीज़ें जब लेके आते हैं तो कोर्ट जब इनको नोटिस करती है तो फिर उसके बाद इनसे कमेंट्स कॉल करती है कि भाई आपके पास ये कंप्लेंट आई तो आपने इसके ऊपर क्या किया, जो है इसके ऊपर ये जो आगे शिकायत लेके आया पिटिशनर, इसके ऊपर क्या कार्रवाई की। तो नैब, मेरे ख्याल में जब ये पिटीशन पेंडिंग गई है, जो एक कंप्लेंट गई थी वो रेफरेंस के अंदर तब्दील हो गई, उसके बाद नैब एक्टिव हो गया, अच्छी बात है कि इसके ऊपर जो है ना उनको इंक्वायरी करनी चाहिए। तो नैब के लिए कोई मुश्किल नहीं है जो ना किसी को पकड़ना, वो एक एक पाई का पैसे का हिसाब ले सकते हैं जो ना, लेकिन सिर्फ करना चाहिए। यहाँ तो सैकड़ों इंक्वायरियाँ हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर जो है ना कोई कार्रवाई नहीं होती। लोग जो है ना जो कंप्लेनेंट हैं वो धक्के खा रहे हैं कि नैब कार्रवाई नहीं करता। भाई आप इसके ऊपर जो है ना देखें, जिसकी कंप्लेन आती है आप उसकी इंक्वायरी करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जमात से हो। जो है ना ये नैब बनाया इसलिए गया है कि जहाँ पे कोई गबन होता है, जहाँ पे कोई करप्शन होती है, जहाँ पे जो है ना वो पब्लिक का पैसा मिसयूज किया जाता है, तो उसको पकड़ना किसका काम है? नैब का काम है, एंटी करप्शन का काम है। जो दूसरे इदारे किस लिए बनाए गए हैं कि इनको इसलिए बनाया गया है कि ये इन चीज़ों को पकड़ें और ऐसे लोगों को सजाएं दें, ताकि ये पैसा जो है ना, जो पब्लिक का पैसा है या हुकूमत का पैसा है, ये ज़ाया नहीं हो। जो जिस काम के लिए दिया गया उसी काम के ऊपर लगना चाहिए और उसी काम को पाए तकमील तक पहुंचना चाहिए। एग्जैक्टली यही पॉइंट है जिस पर, और ये जिस तरह मैंने कहा जी, नैब अब तवक्को है कि मामला, हमें जो सब जराए बताते हैं कि अब इंक्वायरी स्टेज में ये मामला जा चुका है, तो लेट्स सी कि ये किस तरह आगे बढ़ता है। यहाँ बोगस बात हो रही है, बोगस बिडिंग प्रोसीजर की बात हो रही है, फंड्स की बात हो रही है। आपके सामने कल एक मिसाल रखी थी कि पुलिस में बोगस एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरीज आती हैं, बोगस स्कूल्स का हम सुनते हैं सूबे सिंध में मजमूई तौर पर, बोगस बहुत सी बोगस चीज़ों का सुनते हैं। तो महकमा एग्रीकल्चर में भी बोगस एम्प्लॉयमेंट्स हैं और ये उनका बोझ जो इजाफे पे खजाने पड़ रहा है,
उस हवाले से भी कुछ अहम हकायक हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। ओवरऑल मजमूई तौर पर नैब की कारकर्दगी और सूबे सिंध में इंसदाद बदउनवानी मुहिम पर बात होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन हकायक रखे गोरख हिल स्टेशन के हवाले से, और गोरख हिल स्टेशन के बाद महकमा ज़राअत सिंध के हवाले से अहम तरीन हकायक आपके सामने रखते हैं। और मकसद यही है जी कि ये तमाम चीज़ें नोटिस में आए जो तहकीकाती इदारे उनके, अगर फंड्स का ज़िया हो रहा है कहीं पर भी, मिसाल के तौर पे, और ये भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जाम शोरो की तरफ से लिखा गया है, और ये चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया गया, इस खत में अटेंशन में लाया गया है, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और इस लेटर में ये लिखा गया, हवाला दिया गया एंटी करप्शन के एक नोटिस का, और साथ साथ ये लिखा गया है कि जी फेक पार्टनर्स मेड अ फेक SNE विद बोगस सिग्नेचर्स एंड अपॉइंटेड बोगस एम्प्लॉइज। अब ये महकमा ज़राअत में बोगस एम्प्लॉइज की बात हो रही है, ये बोगस स्कूल्स और गोस्ट स्कूल्स की तरह बोगस, यानी एक चीज एग्जिस्ट ही करती है, उसको क्रिएट किया गया। और फिर उसके बाद मीनवाइल इन द रिजल्ट ऑफ द SNE द फॉलोइंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आर गिवन बिलो, जिसके अंदर ऑफिस असिस्टेंट है 10, जूनियर क्लर्क्स है 11, ड्राइवर की पोस्ट है इस पर भरी गई, बोगस क्रिएट की गई। और फिर इंटरेस्टिंगली जब ऑडिट हुआ 2015, 2016 और 2017 के फाइनेंशियल ईयर का, तो इस लेटर में लिखा है कि shows that some official have drawn the additional bogus amount money trail। उस अमाउंट के जो क्रिएट की गई सैलरीज, वो लोगों के अकाउंट में पैसा गया, उसकी मनी ट्रेल ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई। बैंक स्टेटमेंट इज हियर बाय एनक्लोज, उसकी बैंक स्टेटमेंट भी दिखाई गई है। व्हेन द अंडरसाइंड डायरेक्टेड देम फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑडिट पैराज, और फिर उसके बाद जब मांगी गई क्लैरिफिकेशन बाय हायर अथॉरिटीज, तो फिर उसके बाद उस ऑफिसर के खिलाफ एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हो गया, और उस पर लिखा है जी कि यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक अ सीरियस एक्शन। तो इसके बाद एक नैब का खत भी है, जो मैं इसके थोड़ी देर बाद ही डिस्कस करते हैं, इसको आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पे। लेकिन ये जो मामला है, पहले हारिस समाज साहब, ये क्या है, इस पर है ये बोगस एम्प्लॉयमेंट, उसकी सैलरीज अकाउंट में। देखिए, बेसिकली बात ये है कि ये हर सेक्रेटरी जो है अपने डिपार्टमेंट का एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, नो, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर कि तमाम रूल्स और रेगुलेशन जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हैं, और कहीं फॉर्जरी और गलत डॉक्यूमेंट साइन नहीं होते हैं। ये उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उसके बाद आगे रिस्पेक्टिव डिवीजन्स में आपके DG एग्रीकल्चर आ जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके बाद मेरे ख्याल में इनको ये भी चाहिए कि हर 3 महीने एक रिपोर्ट भी लें, चाहे सर्टिफिकेट लें कि जी कोई इरेगुलरिटी नहीं है, हमने चेक कर लिया, ये कर लिया। फिर ऑडिट होते हैं, ऑडिट के बाद उसका जवाब दिया जाता है, वो भी नहीं होता। तो ओवरऑल करप्शन इतनी ज़्यादा हमारे एरिया में फैल चुकी है कि नो इट हैज बीन टेकन एज अ लीगल थिंग कि जी चल रही रूटीन। जो ऑडिट का बोलता है वो उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो जाता है, उसको विक्टिमाइज किया जाता है, उसकी सर्विस रिकॉर्ड ख़राब कर दिया जाता है। इसलिए बेचारे डरते भी हैं, सर्विस सिक्योरिटी कोई नहीं है। तो ये हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं और उसके बाद रिस्पेक्टिव सेक्रेटरी और डिफरेंट डिपार्टमेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल। ये सिविल सर्वेंट्स हैं, they are responsible to the government of Pakistan and to the people of Pakistan. They interpret the rules and regulation, they ensure that rules and regulation followed also in true letter and spirit. ये काम है इनके, ये काम नहीं किए जाते हैं। अनप्रोफेशनल लोगों को ऐसी अपॉइंटमेंट पे जब लेंगे तो वो ऐसे ही काम करेंगे। तो हमें यही सबसे बड़ी जो बात करते हैं कि आप सिस्टम गवर्नेंस के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, सबसे पहले कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, मेरिट का हर लिहाज से ख्याल रखना चाहिए। फिर उसके बाद कोई करप्शन नहीं होनी चाहिए, अगर करप्शन होती है तो रूथलेस अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये 4 चीज़ों को जब आप इंश्योर करते हैं, इसीलिए नैब को आप देखेंगे हर जगह बात की जाती है, नैब ने ये कर दिया, नैब लोगों को तंग करी, बिकॉज नैब इज़ वर्किंग। जब एक काम आप कर रहे हैं और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसके खिलाफ बात नहीं, इसका मतलब कि नैब कर रही है। आज अगर नैब की सिर्फ तारीफें होने लग जाएंगी, मीन्स कि नैब इज़ नॉट वर्किंग। ये क्राइटेरिया जो आई एम श्योर के चेयरमैन और DG नैब खुद भी चीज़ों ख्याल कर रहे होंगे, ये चीज़ों का exactly। लेकिन ये जो मामला है चांडियो साहब के, जिस तरह से बोगस अकाउंट्स निकल रहे हैं लोगों के नाम पर, आज एक धोबी का अकाउंट निकला, 1 करोड़ कुछ निकले उसमें से, कल के कुल्फी वाले का, फालूदे वाले का, और पता नहीं किस किस के अकाउंट्स, रिक्शा वाले के निकले हैं। तो इस तरफ बोगस एम्प्लॉइज भी निकल रहे हैं। कल सिंध पुलिस में ठट्टा की एक रिपोर्ट थी जी, 130 एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरियां विड्रॉ हो रही हैं, लेकिन वो एम्प्लॉइज है ही नहीं और वो किसी और के अकाउंट में जा रही हैं। और ये अब एग्रीकल्चर के अंदर हो रहा है।
ये हो क्या रहा है मजमूई तौर पर चांडियो साहब, ये नया पाकिस्तान है, इसमें भी ये चल रहा है या फिर रुक गया है, ये क्या हो रहा है इस वक्त? सैफान, नए पाकिस्तान की हुदूद पंजाब और बलूचिस्तान के जो सरहदों पर ख़त्म हो जाती हैं, ये पुराना सिंध है और ये रहेगा इस तरह, क्योंकि यहाँ गुज़िश्ता 10 वर्षों में एक तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ब्यूरोक्रेसी को तबाह करके रखा था और उनके नाम बिगाड़ के लोगों से दिलों में से वो खौफ भी ख़त्म कर दिया था कि कमिश्नर कोई पहले बड़ी बला होती थी। इस तरह इस हुकूमत ने पिछले 10 सालों में इदारों को मफलूज करके रखा है। और ये तो आप सिर्फ महकमा ज़राअत नहीं, हर इदारे में, हर महकमे में यही हाल है। और घोस्ट मुलाजमीन की आप बात करें, कराची में KMC में कितने घोस्ट मुलाजिम थे, वाटर बोर्ड में, पुलिस में कितने लोग थे, जो अभी ये तो सिर्फ ठठा के आपने 130 लोगों की बात की है। यहाँ तक कि म्यूनसिपल में जो ऑर्डर्स दिए गए थे 14,000 तो महकमा तालीम में जाली भर्तियाँ हुई। ये पूरा एक कहते हैं ना कि जो हर महकमा है वो तबाह हाल है। और इसमें ऐसे ऐसे लोग भी थे जो वडेरों के बेटे थे, उनको तो इन्होंने स्वीपर भर्ती किया और वो तनख्वाह ले रहे थे। आपने डिस्ट्रिक्ट दादू के सेशन जज की वो वीडियो देखी होगी जिससे वो वडेरे के बेटे से कह रहा था कि भाई तू अभी काम कर, उस जज को भी हटवाया गया। ये हालत तो हमारे सूबे के साथ इन्होंने की है कि जो वोट दे, जो सपोर्ट करे, जो वडेरा, जो शख्स इनकी साथ दे, चाहे वो टेररिस्ट हों। पुलिस के अंदर कराची में मैंने 2011 में एक रिपोर्ट किया था कि 300 के करीब ऐसे एहलकार थे जिन पर दहशतगर्दी, कत्ल और इनके मुकदमात थे। उनको इन्होंने सिंध पुलिस में भर्ती किया और इन हसास इदारों ने शनाख्ती कार्डों के साथ ये नंबर दिए थे उस वक्त की हुकूमत को कि ये देखें इस पुलिस में भर्ती हुए हैं, ये दहशतगर्द हैं, क्रिमिनल हैं, आप इनको हटाएं। और उस वक्त मंजूर वसान होम मिनिस्टर थे, लेकिन आज तक उस इंक्वायरी पर या उस खबर पर अब तक कुछ नहीं हुआ। तो आप इससे अंदाजा करें कि ये जो महकमा ज़राअत है इसमें तो करप्शन ही इतनी है कि ये तो बहुत छोटा मसला लगता है। ये तो फिर भी किसी और ये वो एक महकमे में से है जिसके रिकॉर्ड मांग रही है FIA, तो ये रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा जिसका 10 साल का रोका जा रहा है, या ये भी उस महकमे में एक है ना इस वक्त? जी बिल्कुल, ये महकमे में है। शुगर सब्सिडी का मामला है, ये नहीं देते। सिंध के बड़े में बड़े ये जो इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं शुगर माफिया के रहनुमा, उनको प्रोटेक्शन यही डिपार्टमेंट देता है। सिंध के आबादगार जो अरबों रुपए के इस वक्त मकरूज बन चुके हैं, सिंध की शुगर केन जो केश क्रॉप कही जाती थी, वो तबाह हाल इस महकमे की वजह से हुई है, क्योंकि ये महकमा, इनके वुज़रा, इनके जितने भी लोग हैं, और एक मखसूस जगह पर हाजिरियां भरते हैं और उन्हीं के जो है दिफा करते हैं उनके मुफादात के। तो ये तो सिर्फ छोटा मामला है, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जिनके आप अगर और अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। एक और आपके सामने जो खत है जो नैब का, जिसकी एक झलक दिखाई थी, ये भी एक खत नहीं दूसरी बार लिखा गया नैब की तरफ से, लेकिन शायद तफसीलात अभी तक फराहम नहीं। 22 अक्टूबर का लिखा गया और ये तलब की गई है 26 अक्टूबर तक ये तफसीलात, यानी कल तक। और इसमें नैब ने सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, जो सिंध सेक्रेटेरिएट में जिनका एड्रेस है, एक तो हवाला दिया हुआ है इससे पहले वाले खत का जो लिखा गया था 29 अगस्त 2018 को, और फिर ये 22 अक्टूबर को दोबारा लिखा गया। और इसमें एसिड डिक्लेरेशन प्रोफोमा मांगा है इस पर हिदायतुल्लाह और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का। अब ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये लेटर लिखा गया। अब लगत एडवोकेट साहब, एसिड प्रोफोमा का मतलब क्या? यानी अब एसिड डिटेल्स मांगी जा रही हैं लोगों की और हुकूमत दे नहीं रही है क्या? इन एसिड डिटेल्स की बुनियाद पे एसिड बियॉन्ड मीन से केस बनेंगे क्या? ये मामला है इस पर एडवोकेट साहब, आपकी नजर में किस तरफ बढ़ रही है बात ये सूबा सिंध में? देखिए, मेरे ख्याल में अगर लेटर लिखा जा रहा है तो मेरे ख्याल में जो ज़रूरी उनने एक ख़त लिखा है उसका जवाब देना चाहिए और ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती भी है। लेकिन नैब को अगर वो नहीं देते, जो जिनके ऊपर एलिगेशन है या जो मांग रहे हैं, अगर वो नहीं देंगे तो नैब को ये भी इख्तियार है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है अगर वो उनको रिपोर्ट नहीं दे रहे, क्योंकि एक इंक्वायरी पेंडिंग है। उसके ऊपर उनको अगर विटनेसेस भी बुलाने पड़े तो उनको 160 का नोटिस देते हैं। अब यहाँ उनको अगर कुछ शवायद चाहिए तो पहले तो वो उनको डिपार्टमेंट को लिखेंगे कि भाई आप हमें यही चीज़ें प्रोवाइड कर दें। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर मिनिस्ट्री को लिखें, मिनिस्ट्री जो है ना उनको पाबंद करे कि भाई आप ये रिकॉर्ड उनको प्रोवाइड करें। तो मेरे ख्याल में अगर वो नहीं करेंगे तो नैब उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। सही, और करनी भी चाहिए इस वक्त। और ये इसी बुनियाद के ऊपर तो कोई कॉपरेट नहीं कर रहे थे, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए, तो फिर यहाँ पर भी जो है इस वक्त कोई नहीं। हारिस साहब, आपके नजदीक ये होना चाहिए कार्रवाई फौरी तौर पर? नहीं, अगर 2 बार खत लिखा जा चुका है। जी बिल्कुल, ये तो आई थिंक बड़ा सिंपल है और ये नैब हमेशा पहले गवर्नमेंट को लिखता है। इससे पहले अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनकी परमिशन लेते हैं। अगर गेट 20 एंड बिलो हैं तो वो DG नैब खुद ऑथराइज हैं इंक्वायरी स्टार्ट करने के लिए और बाकी डिटेल लेने के लिए। अगर 21-22 है तो वो नेक्स्ट चेयरमैन नैब के पास रेफर किया जाता है।
लेकिन तमाम डिटेल आपको देनी पड़ती है। एसेट परफॉर्मर मीन्स कि वो आपके तमाम एसेट जो आपके पास हैं, आपकी फैमिली बच्चों के पास हैं, जो आप पे डिपेंडेंट हैं, उनकी पूरी डिटेल ली जाती है। अच्छा। कि इसमें आपके वालिद क्या थे, क्या करते थे, उसके बाद आपके अब आपकी कौन सी जॉब है, आपके ज़रा आमदन कौन सी है, आपके एसेट, आपके प्रॉपर्टी कौन सी है, ये सारी चीज़ें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो फराम करनी चाहिए। आपका शुक्रिया आरिफ नवाज साहब, इम्तियाज चांडियो साहब और लियाकत एडवोकेट साहब, आपने ज्वाइन किया। के हवाले से अहम तरीन स्टोरी, महकमा ज़राअत के हवाले से अहम तरीन हक़ाइक़ आज तमाम आपके सामने रखे, जिसका आपके फीडबैक का जो इंतजार रहता है। हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर आप एड्रेसेस आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।